नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 5वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों का जो क्लास क्रमांक 4 था ना, उसमें आप लोगों का भारतीय इतिहास का स्रोत का एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट कराया था। उसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी ना एमसीक्यू सीरीज फर्स्ट को कराया था। तो उसमें से ना और कुछ क्वेश्चन जो है बच गया था ना, तो आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, उसे मैं आप लोगों का सिलेबस वाइज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले इसमें ना आप लोगों के लिए कम से कम 20 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ, जो ना इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन को। इसलिए ना आप लोगों को ध्यानपूर्वक इसको भी पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को ना जितना से जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर एक बार आप लोग किसी टॉपिक को पढ़ लेते हो ना, उसके थ्योरी क्लास को, तो उस थ्योरी क्लास के बेस पर ना आप लोगों का जितना भी उसमें क्वेश्चन बन सकता है, सारी चीज़ों को आप लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। और अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे ना, तब आप लोगों का ना इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो ईजिली तरीके से आप लोगों से बन जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत किया है, प्रैक्टिस किया है, इस वजह से, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हो ना, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग ना मेरे आंसर लेने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है आप लोगों को, और इसी को ही आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के ऊपर प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते, प्रश्न क्रमांक 21 को सबसे पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी, ऑप्शन बी विजय साहनी, ऑप्शन सी आर.एस. राव या ऑप्शन डी जे.पी. जोशी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है राखालदास बनर्जी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज किया था ना, वो राखालदास बनर्जी ने किया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और कब किया था? तो 1922 में किया था। कब? तो 1922 में ना राखालदास बनर्जी ने ना मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खोज किया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को पढ़ाया था। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना, वो सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ना अधिकतर प्रश्न ये पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा जाता है। तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ये जो मोहनजोदड़ो है ना, वो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। कहाँ? तो अभी भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में ये जो मोहनजोदड़ो है वो स्थित है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और मोहनजोदड़ो के बारे में कहा जाता है कि मोहनजोदड़ो जो है ना, वो मृतकों का टीला है। क्या? तो मृतकों का टीला है, जहाँ शमशान घाट जो बोलते हैं ना, वो पाया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, जिसके वजह से ना इसको मृतकों का टीला बोला जाता है। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को इसमें याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रोपड़, ऑप्शन सी राखीगढ़ी या ऑप्शन डी कालीबंगा। तो आप लोगों को बताना है हरियाणा में ना कौन सा ये जो नगर है वो स्थित है, आप लोगों को ये बताना है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पूरा स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता से संबंधित ना ये जो हरियाणा राज्य में कौन सा नगर स्थित है, ये बोला है। तो राखीगढ़ी नामक जो स्थान है ना, वो हरियाणा राज्य में स्थित है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। सिंधु सभ्यता के समय विशेष नगरों में से एक नगर रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, खासतौर से इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 को ध्यान से पढ़िए। अब इसी प्रकार से अब तो प्रश्न पूछा जा रहा है कूट में, आप लोगों को पता होगा ना। तो प्रश्न क्रमांक 23 को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थान है। पहला को पढ़िए लोथल, दूसरा रोपड़, तीसरा चन्होदड़ो और चौथा बनावली। उसके अलावा ए को पढ़िए सिंधु, बी सरस्वती, सी भोगवा और डी सतलज। और आप लोगों को मैंने थ्योरी में पढ़ाया था ना कि किस नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है, ये आप लोगों को बताया था ना, कौन सा नगर स्थित है इसके बारे में। तो कूट में दिया गया है सबसे पहले ए, बी, सी और डी। तो क्या इसका आंसर होगा, सबसे पहले आप बताइए, फिर ना विस्तार पूर्वक इस सभी का मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो एटलीस्ट तो गेस कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है।
तो प्रश्न क्रमांक 23 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो अगर आप लोग ना केवल ना एक नदी के किनारे जो एक राज्य स्थित है ये पता कर लेते ना तो ईजी तौर पे आप लोग बता सकते थे। कैसे? आप लोगों को मैं बार बार बताया था ना कि ये जो लोथल है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। हर क्वेश्चन में आप लोगों को बताया हूँ, कईयों क्वेश्चन में, है ना। ये जो लोथल है सबसे पहले गुजरात राज्य में स्थित है, आप लोगों को बताया हूँ। उसके अलावा आप लोगों को हर बार बताऊँ ना कि ये जो लोथल है वो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ नगर है, बताया था ना कई बार। सबसे पहले 23 प्रश्नों को पढ़िए, क्या बोला है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों को नदियों के साथ सुमेलित कीजिए जिनके किनारे पर ये स्थित है। मतलब आप लोगों को ये बताना था कि कौन से नदी के किनारे कौन सा नगर स्थित है, आप लोगों को ये बताना था। बोला था आप लोगों को इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं अभी ट्रेंड में चल रहा है, पूछा जा रहा है इसी प्रकार से। तो चलिए सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिएगा, मिलाते हैं। लोथल जो है ना वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ आप लोगों को पहले याद रखना है। उसके अलावा जो दूसरा रोपड़ जो है ना वो जो रोपड़ है वो आप लोगों का सतलज नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा तीसरा चन्हुदड़ो, तो चन्हुदड़ो जो है ना वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और चौथा बनावली, बनावली जो है ना वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ये चीज़ आप लोगों को खास तौर से याद रखना है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पूरा इसका ना क्लास हो जाने के बाद इसका जो PDF है उसको डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग आराम से ना डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। कम से कम आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा, ठीक है। और आजकल इसी प्रकार की जो प्रश्न है वो ट्रेंड में पूछा जा रहा है, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 24 को अब ध्यान से पढ़िए, इसी प्रकार से सेम टू सेम ये भी प्रश्न है। तो 24 में क्या कहा गया है, ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाए। मतलब सूची 1 में आप लोगों का सिंधु घाटी का स्थान दिया है और सूची 2 में ना सौधान की पद्धति दिया है, मतलब सौ को किस प्रकार से दफनाया जाता था ना तो इसकी पद्धति दिया है। तो ध्यान से सबसे पहले सूची 1 को देखिए। पहला हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा कालीबंगा और चौथा सुरकोटदा। उसके अलावा देखो सौधान की पद्धति मतलब सौ को दफनाने की जो पद्धति था वो, सबसे पहले ए को पढ़िए, ईंटों से बनी हुई कक्ष, दूसरा बॉक्सों में सौधान, तीसरा बर्तनों में सवाधान, उसके अलावा डी दोहरा सौधान। तो आप लोगों को कूट में दिया उसको बताना है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले आप गेस कीजिए या आराम से कोशिश कीजिए बताने का अपने अनुसार, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों का इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 24 को पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 के साथ नीचे दिए गए कूट की सहायता से मिलाए। सबसे पहले सूची ए में सिंधु घाटी के स्थान को दिया था और सूची 2 में सौधान की पद्धति मतलब जो सौ को ना मरने के बाद दफनाया जाता था ना तो वो किस प्रकार से दफनाया जाता था इसकी पद्धति को दिया है। सबसे पहले ध्यानपूर्वक देखिए, पहला को देखिए हड़प्पा। तो हड़प्पा में जो सौ को दफनाने की पद्धति था वो बॉक्सों में सौ को ना भर कर दफनाया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है। दूसरा लोथल, लोथल में किस प्रकार से दफनाया जाता था तो दोहरा सौधान होता था, मतलब ना दो शवों को एक साथ डाल करके दफना दिया जाता था, तो इसे दोहरा सौधान के अंतर्गत आता था। तीसरा को पढ़िए कालीबंगन। तो कालीबंगन जो है ना वो ईंटों से बने हुए कक्ष में दफना दिया जाता था। उसके अलावा चौथा सुरकोटदा। सुरकोटदा जो है ना वो बर्तनों में शव को धान कर देते थे, मतलब बर्तनों में ना जो उसके अवशेष है ना शव को जलाने के बाद तो उसको कर देते थे बर्तनों में डाल करके। तो इस प्रकार से जो सावधान की पद्धति था ना वो रखा जाता था। तो ये चीज़ आप लोगों को ना ध्यान से आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी आधार पर। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है। पहला अमरी, दूसरा कोलदहवा, तीसरा मेहरगढ़ और चौथा गुलमा। अपने उत्तर नीचे दिए गए कोड के आधार पर दीजिए। तो आपको बताना है कि ये जो चावल के अवशेष है वो कहाँ कहाँ पाया गया सिंधु घाटी सभ्यता में, आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 तथा 3, ऑप्शन सी 3 तथा 4 या ऑप्शन डी 2 तथा 4। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, पहले गेस कीजिए फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 2 तथा 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के ऐसे 2 स्थान जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं जो सबसे प्राचीन है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो 2 ऐसे स्थान है ना जो चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं, कोलदहवा सबसे पहला है और दूसरा इसका जो है वो मेहरगढ़ है। इन दोनों जगह से ना चावल के काश्त मिले हैं, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। मतलब चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं। और चावल के काश्त क्या होता है ये बताओ ना। तो चावल बोए जाने के जो अवशेष है, जो प्रमाण है ना वो मिला है वहाँ। जैसे हो सकता है कि वहाँ जुते हुए खेत का प्रमाण मिला हो या चावल के कुछ अंश वहाँ से मिला हो ना, तो इसीलिए ना वो कोलदहवा और उसके अलावा मेहरगढ़ दोनों जगह से चावल की काश्त प्राप्त हुए हैं। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 26 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या सही है? पहला को पढ़िए, हड़प्पा की शहर संस्कृति कास्त युग के अंतर्गत आती है। दूसरा को पढ़िए, हड़प्पा काल में गुजरात में लोग हाथी पालते थे। तीसरा, खोजे गए शहरों में से राखीगढ़ी का क्षेत्र हड़प्पा से छोटा है। आप लोगों को बताना है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो क्या इसमें सही आंसर है आप लोगों को ये बताना है। ये अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो इजी है आप लोगों के लिए। तो प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में क्या सही है? तो तीनों आपको कोड दिया था ना, इसमें कौन सा सही है और कौन सा नहीं आप लोगों को ये बताना था। सबसे पहला को पढ़िए, हड़प्पा की शहर संस्कृति कांस्य युगीन के अंतर्गत आती है। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा ना। जी हाँ, हड़प्पा सभ्यता की जो शहर था ना वो संस्कृति कांस्य युगीन आता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा, हड़प्पा काल में गुजरात में लोथल में हाथी पालते थे। तो आप लोगों को मैंने बताया था ना कि हाथी के अवशेष भी पाए गए थे हड़प्पा कालीन, तो ये भी इसमें करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो तीसरा स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। कैसे? खोजे गए शहरों में से राखीगढ़ी का क्षेत्रफल हड़प्पा से छोटा था बोला है, तो ये जो स्टेटमेंट है केवल वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? तो राखीगढ़ी जो क्षेत्रफल है ना कुछ अध्ययनों के अनुसार ना भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल माना गया ये जो राखीगढ़ी है उसको, और इसका जो क्षेत्रफल है ना वो लगभग 350 हेक्टेयर माना गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कुछ अध्ययनों के अनुसार। जबकि हड़प्पा सभ्यता को ना 150 हेक्टेयर में फैला था क्षेत्रफल में, ये माना गया है। उसके अलावा मोहनजोदड़ो को 200 हेक्टेयर में फैला था, ये माना गया है। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना वो गलत हो जाएगा। खोजे गए शहरों में से राखीगढ़ी का क्षेत्रफल हड़प्पा से छोटा है बोला है ना, तो ये स्टेटमेंट केवल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 केवल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित स्थल में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। मतलब आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा जो संस्कृति है ना वो हड़प्पा के समकालीन संस्कृति है, ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए बेलन घाटी संस्कृति, ऑप्शन बी क्वेटा घाटी संस्कृति, ऑप्शन सी झूकर संस्कृति या ऑप्शन डी सोतका कोट संस्कृति। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी झूकर संस्कृति करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित स्थान में प्राप्त संस्कृति हड़प्पा युगोत्तर संस्कृति है। तो इसमें बोला गया था कि कौन सी संस्कृति जो है वो हड़प्पा की समकालीन संस्कृति है, ये बोला है। तो हड़प्पा की जो समकालीन संस्कृति था वो झूकर संस्कृति था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और झूकर संस्कृति का अगर एज के बारे में बात करें, मतलब वो कौन से सन में था ये बात करें ना, तो 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। क्या? तो 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व के बीच ना ये जो झूकर संस्कृति है वो माना जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि हड़प्पा संस्कृति के समकालीन ना ये जो झूकर संस्कृति है वो भी था। तो ये दोनों को आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 28 को आप ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके भौगोलिक स्थल। तो सूची 1 में स्थान दिया है और सूची 2 में स्थल दिया है, तो दोनों अलग अलग दिया है। ठीक है, मतलब साफ साफ बोलो ना तो नदी के किनारे बसा हुआ जो स्थल है उसको आप लोगों को फिर से बताना है। सबसे पहला को पढ़िए हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा कालीबंगा और चौथा लोथल। उसके अलावा पहला घाघरा नदी, दूसरा रावी नदी, तीसरा खंभात की खाड़ी और चौथा सिंधु नदी। ये आंसर चुनना है इसमें, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अभी जस्ट आप लोगों को बताया था ना इसके बारे में, तो 1-2 अगर आप लोगों को पता होगा तो आसानी से बता दोगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है पहले आप।
तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सुमेलित कीजिए बोला है और इसमें बोला था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल और उनके भौगोलिक स्थल को आपस में मिलाना था। सूची 1 में स्थल दिया है और सूची 2 में ना इसमें भी स्थल दिया है जिसमें नदी किनारे जो बसा हुआ नगर है ना उसको बताना था। तो सबसे पहला ए को देखो हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा बी को देखो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधु नदी किनारे स्थित है। उसके अलावा तीसरा कालीबंगा। तो कालीबंगा जो है ना वो घाघरा नदी के किनारे स्थित है। उसके अलावा लोथल। लोथल जो है ना वो खंभात की खाड़ी बोला गया है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को बताया था ना लोथल जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आप लोगों को बताया था ना। अगर देखो भोगवा नदी आएगा तो भोगवा लेना है, लोथल का जो स्थान है वो, अदरवाइज अगर खंभात की खाड़ी आएगा तो खंभात की खाड़ी ले लेना है, ठीक है। तो इन दोनों में से एक को आप लोगों को ले लेना है इसमें। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को खास तौर से बोला था ना इस प्रकार की जो प्रश्न है उसको ध्यान देना है, क्योंकि इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है अभी कूट में, तो ध्यान से आप लोग पढ़ते हुए चलिएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित किया गया है? ऑप्शन ए हाथी, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी यूनिकॉर्न या ऑप्शन डी घोड़ा। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी यूनिकॉर्न करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकांश मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा पशु रेखांकित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुद्रा मिला है ना उसके अधिकांश मुद्राओं में ना ये जो यूनिकॉर्न नामक जो पशु है ना उसका चित्र मिलता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न जो होता है ना वो एक प्रकार का घोड़ा है जिसके सिर में केवल एक सींग लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। एक जो है ना यूनिकॉर्न जो है वो एक घोड़ा है जिसके ऊपर केवल एक सर के बीचों बीच ना एक सींग निकला हुआ रहता है। एक बार गूगल करके भी देखोगे ना तो वाइट कलर का आप लोगों को ना एक घोड़ा दिखेगा जिसके सर के ऊपर एक सींग निकला होगा, जिसे यूनिकॉर्न से संबोधित किया जाता है, यूनिकॉर्न बोला जाता है। तो आप लोगों को ना ये याद रखना है इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता में जो अधिकांश मुद्रा मिला है उस मुद्रा में यूनिकॉर्न नामक जो पशु है उसका चित्र रेखांकित है। तो ये खास तौर से नोट करके रख लेना है आप लोगों को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस प्रकार से जो प्रश्न आता है वो। उसके अलावा मैंने अपने थ्योरी क्लास में भी आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है इसके बारे में। नहीं देखा होगा तो पिछला क्लास को देख लीजिए, थ्योरी क्लास में ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 30 को अब ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी सुरकोटदा, ऑप्शन सी अमरी या ऑप्शन डी चनहुदड़ो। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से खंभात की खाड़ी से जुड़ा हुआ बंदरगाह खोजा गया? तो आप लोगों को कई बार ये बताया हूँ ना मैं आप लोगों को, लोथल जो है ना जहाँ पर बंदरगाह खोजा गया, बंदरगाह जो है पाया था लोथल नामक जो स्थान है वहाँ। आप लोगों को बताया था ना लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और अभी जस्ट पिछले प्रश्न में हम लोगों ने पढ़ा था ना कूट वाले प्रश्न में कि वहाँ जो है ना वो खंभात की खाड़ी के पास जो है लोथल, वहाँ पर बंदरगाह पाया गया था बोल करके। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है आप लोगों की लोथल में ना एक बंदरगाह पाया गया था, ठीक है। मतलब बंदरगाह के अवशेष मिला था ना तो इस वजह से वहाँ बंदरगाह पहले था ये माना गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 31 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? ऑप्शन ए मिस्र, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सिकंदरिया या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन भारत के व्यापारी निम्नलिखित में से किस देश में व्यापार करने जाते थे? तो प्राचीन भारत में जो व्यापारी थे ना वो मिस्र में भी व्यापार करने के लिए जाते थे, रोम में भी जाते थे और सिकंदरिया में भी जाते थे। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 31 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से।
चलिए प्रश्न क्रमांक 32 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ? ये तो अभी का सेम प्रश्न है ना आप लोगों का। तो सिंधु सभ्यता में किस स्थान पर बंदरगाह प्राप्त हुआ? अभी जस्ट आप लोगों को पिछला प्रश्न में बताया था ना कि लोथल नामक जो स्थान है वहाँ बंदरगाह प्राप्त हुआ बोल करके बताया था ना। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है बोला था ना आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 33 को ध्यान से पढ़िए। लोथल खालिस्तान था। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह व्यापारिक केंद्र, ऑप्शन बी हड़प्पा की कृषि तकनीकी केंद्र, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता की मूर्ति का केंद्र, या ऑप्शन डी सिंधु सभ्यता का शिक्षा केंद्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये भी आप लोगों के लिए ईजी है। तो प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह व्यापारिक केंद्र करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो खास तौर से आप लोगों को लोथल जैसे ही नाम आए ना तो दो चीज़ आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहला लोथल जो स्थित है वो भोगवा नदी के किनारे स्थित है, ये याद रखना है। दूसरा लोथल जो है, जो लोथल स्थान है वो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो अपने बंदरगाह के लिए फेमस है, ये आप लोगों को याद रखना है। लोथल मतलब भोगवा नदी याद रखना है, और लोथल का मतलब बंदरगाह वहाँ पाया गया था, बंदरगाह के अवशेष पाया गया था, व्यापारिक प्रमुख केंद्र था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसमें, ठीक है। खास तौर से बोल रहा हूँ, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 33 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 34 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ऑप्शन ए इनका, ऑप्शन बी एजटेक, ऑप्शन सी बेबीलोनिया, या ऑप्शन डी माया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। और इसको हमने पिछले क्लास में कर चुका था, ये सेम प्रश्न रिपीटेड हो गया। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बेबीलोनिया करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? तो हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध था ना वो बेबीलोनिया सभ्यता से था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 34 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 35 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है जी आप लोगों के लिए। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी कालीबंगान, ऑप्शन सी हड़प्पा, या ऑप्शन डी लोथल। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ना सबसे पहला जो स्थान की खुदाई की गई वो हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई किया गया था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और कब खुदाई किया गया था इसका? तो 1921 में इसका खुदाई किया गया था। कब? तो 1921 में खुदाई किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ना? तो सबसे पहला राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। क्या? तो 1921 में सबसे पहला हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई किया गया था, और जिसने खुदाई करवाया था वो राय बहादुर दयाराम साहनी ने करवाया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो का जब खुदाई हुआ था वो 1922 में होता। कब? तो 1922 में मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था, और इसको खुदाई करवाने का जो श्रेय जाता है वो राखालदास बनर्जी को जाता है। किसे? तो वो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खुदाई 1922 में करवाया था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इन दोनों के बारे में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 36 को ध्यान से पढ़िए। हड़प्पा सभ्यता काल के किस स्थान पर धान का प्रमाण प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी राखीगढ़ी, ऑप्शन सी बहावलपुर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? हड़प्पा सभ्यता काल के किस स्थान पर धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है? तो हड़प्पा सभ्यता के काल में ना जो धान का प्रमाण प्राप्त हुआ है वो लोथल नामक स्थान पर हुआ है, ये आप लोगों को याद रखना है। और लोथल के अंतर्गत ना रंगपुर आता है, ठीक है। रंगपुर में विशेष तौर पर ना जो धान का जो है ना वो चावल का साक्ष्य मिला है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। धान या चावल दोनों एक ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़
चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। अगर रंगपुर होगा तो रंगपुर को लेना है, या फिर लोथल होगा तो लोथल को आप लोगों को लेना है खास तौर से, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 36 का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 37 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता थी, ऑप्शन ए ग्रामीणी सभ्यता, ऑप्शन बी नगरीय सभ्यता, ऑप्शन सी कृषि आधारित सभ्यता, या ऑप्शन डी लौह युगीन सभ्यता। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी नगरीय सभ्यता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता थी, तो जो सिंधु सभ्यता है ना वो नगरीय सभ्यता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। जो सिंधु सभ्यता है वो बेशक ग्रामीण तौर पर पाया गया था, गाँव टॉप से अलग अलग पाया गया था, लेकिन वहाँ की जो सभ्यता थी वो नगरीय था। मतलब एक जो नगर होता है ना, वहाँ के जो सुख सुविधाएँ थे वो था। कैसे? तो वहाँ पक्के ईंटों से घर निर्माण था, उसके अलावा पानी के लिए निकासी बना हुआ था, नाली का व्यवस्था था, उसके अलावा जो एक दूसरे का जो रास्ता है वो 90 डिग्री पर काटता था सीधा सीधा। तो इस प्रकार से वहाँ की जो सभ्यता है ना वो समृद्ध सभ्यता होने के कारण ना उसे नगरीय सभ्यता कहा गया, ग्रामीण सभ्यता नहीं कहा गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 37 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 38 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु सभ्यता के लोग थे, ऑप्शन ए शाकाहारी, ऑप्शन बी मांसाहारी, ऑप्शन सी शाकाहारी एवं मांसाहारी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 38 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों थे, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु सभ्यता के लोग थे, तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार की जो खाना है ना वो खाते थे। ये चीज़ आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। तो आप लोगों को ना केवल इतना ही पढ़ना था, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मैं इसी प्रकार से जब भी क्लास लाऊँ तो प्रॉपर टाइम पर आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। और आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की वजह से ना मैं एक दिन में आप लोगों का 2 से 3 क्लास लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप लोग अभी तक की सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग चैनल को, ठीक है। चलिए इसके बाद ना नेक्स्ट क्लास को आप लोगों को लाऊंगा, मतलब नेक्स्ट टॉपिक को आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जिसके अंतर्गत आप लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में बताऊंगा, जिसके अंतर्गत ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से ना कंटिन्यू आप लोगों का जो क्लास है ना वो आएगा अभी। चलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िएगा। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में।